गुड मॉर्निंग सर। पहला प्रश्न है, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। 2013 में प्रश्न आया था। 2013 में आया था। आप देखो सर एक बार और। हाँ, वन्य प्राणी है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जातियां हमने पढ़ी थी बेटा, कौन सी? संकटग्रस्त जातियों, संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। तो बेटा संकटग्रस्त जाति कौन सी होती है? ऐसी जाति जो लुप्त होने के कगार पर है, लास्ट स्टेज आ गई, उसकी अंतिम स्टेज आ गई, वो जाति होती है बेटा संकटग्रस्त जाति। अब इसको बचाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? तो सबसे पहले उन संकटग्रस्त जातियों के हमें शिकार पर, आंसर बता रहा हूं मैं, पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बेटा? पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर क्या लगाना चाहिए? पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। और क्या करोगे इसके लिए? 1972 में क्या आया था बेटा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य खोले गए थे इसके दौरान। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बेटा? संख्या बताइए। 105। ये कितने हैं? 5 और 3। ठीक है। और जीवमंडल नीचे कितने हैं? 18। ठीक है। तो ये खोल करके और क्या किया जाए? उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो आंसर समझ में आ गया। पहला प्रश्न है वन्य प्राणियों और संकटग्रस्त, जो वन्य प्राणियों में कौन से बेटा? संकटग्रस्त। IUCN की लिस्ट याद करना, प्रश्न आ सकता है। एक तो कौन सी बेटा? सामान्य। एक कौन सी? संकटग्रस्त। एक कौन सी? सुभेद। एक कौन सी? दुर्लभ। एक कौन सी? लुप्त। और एक कौन सी? स्थानीय। ये आपकी उस लिस्ट में है सारा। संख्या पूरी है, लास्ट स्टेज पे आ गई, समाप्त हो जाएगी। ये अंतिम है सुभेद। सुभेद के अंदर क्या है? संख्या है लेकिन बहुत कम है, अगर कम हुई तो इसके बाद ही आएगी। ठीक है। सबसे ज्यादा, ठीक है, और दुर्लभ है, ढूंढने पर भी हमें कहीं कहीं मिल जाती है, वो दुर्लभ है। स्थानीय किसी स्थान विशेष से मिलेगी। संख्या कम है, ये संकटग्रस्त होगी, लास्ट में क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। पहले सुभेद होगी, पहले सामान्य तो है, और संख्या कम हुई तो क्या हो जाएगी? सुभेद। 1 नंबर पे सामान्य, 2 नंबर पे सुभेद, 3 नंबर पे संकटग्रस्त, 4 पे लुप्त। 4 पे लुप्त। दुर्लभ ये अलग है। 4 पे लुप्त। आया समझ में? अरे आगे बेटा। यस सर। यस सर। 13 में आया था। हालांकि मैं अगला लेसन स्टार्ट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ से प्रश्न बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं। क्वेश्चंस मैं आपको OBT में देता हूँ, लेकिन वहां OBT में आप वो क्वेश्चन जो रह गए आपकी बुक में भी नहीं है, आपकी बुक में भी केवल कुछ शब्द दिए हुए हैं। हालांकि मैंने लेसन में कंप्लीट समझा दिया, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए, इनकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 2016 में आया था, संकटग्रस्त वन्य जीव प्राणियों के 2 नाम बताइए। जो संकटग्रस्त में है, उदाहरण दिए थे मैंने, हालांकि बताया भी था, उदाहरण दिए थे। संकटग्रस्त प्राणियों में आपके उदाहरण में एक तो आता है बेटा काला हिरण। क्या नाम आता है? काला हिरण, जो क्या है? संकटग्रस्त है। काला हिरण क्या है? संकटग्रस्त है। गेंडा क्या है? संकटग्रस्त है। और बंदर, सॉरी,
आपकी शेर की पूंछ वाला बंदर, जो काला बंदर होता है जिसकी पूंछ होती है शेर जैसी, तो शेर की पूंछ वाला बंदर भी क्या है, संकटग्रस्त है। तो काला हिरन है, गेंडा है, शेर की पूंछ वाला बंदर है, और भारतीय जंगली गधा वो भी क्या है, संकटग्रस्त है। भारतीय जंगली गधा भी क्या है, गधा भी क्या है, संकटग्रस्त है। बताओ बेटा, समझ में आएगी बात? यस सर। लिख लिया? यस सर। फिर अगला प्रश्न है जो आपके नो। बोर्ड में 2017 में आया, 2017 में आया कि दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। हालांकि बता दिया मैंने अभी आपको बताया है, तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए। दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। तो सीधा सा आंसर क्या होगा बताइए बेटा, आपने पढ़ा है ये तो, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं, पढ़ा है? यस सर। बताइए। वे जातियां जो अत्यधिक खोज करने पर मिलती है वे दुर्लभ जातियां हाँ, कहलाती हैं। वह जातियां जो काफी ज्यादा खोज करने पे हमें दिखाई देती है, उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या क्या है बेटा, बहुत कम है। तो वो कम है। कहलाती है दुर्लभ जातियां। कौन सी जातियां। जाति है बेटा, दुर्लभ दुर्लभ जातियां। जैसे जातियां। आपको गिद्ध, गिद्ध लुप्त हो गए हैं, लेकिन बोलते हैं गिद्ध क्या होगी, लुप्त। लेकिन कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ मात्रा में गिद्ध आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कौन सी, वही दुर्लभ जातियां। जातियां। अब आपके अगला प्रश्न आता है वनों से। ये प्रश्न आया था बेटा 2012 में, 2012 में प्रश्न आया था, वनों से प्रत्यक्ष रूप से होने वाले 4 संसाधन जो प्राप्त होते हैं उनके नाम लिखिए। प्रश्न है वनों से, वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 4 संसाधनों के नाम लिखिए। आपने पहले की क्लासों में एक प्रश्न पढ़ा होगा, वनों के लाभ, वनों के लाभ। 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि वन हमें जो उत्पाद देते हैं, वन हमें क्या देते हैं, उत्पाद देते हैं। जो वन हमें सीधा उत्पाद दे रहे हैं वो तो हमारा कौन सा लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ है। कौन सा लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ है। और जो वन है, वन है जिन्हें हमें वन उत्पाद नहीं दे करके और हमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हैं, जैसे वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, वन हमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या, वातावरण में जुड़ी हुई कई प्रकार की जो अपनी गैसेज है उनका संतुलन बनाते हैं। ठीक है, देखो भोजन दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, ये तो क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, पहला प्रत्यक्ष है क्या, संतुलन बनाते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष है जो हमारा वर्षा चक्र है, उसको भी क्या करते हैं, वन संतुलित करते हैं। ठीक है, जलवायु में होने वाले परिवर्तन को भी क्या करते हैं, करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं। तापमान जो हमारा है उस तापमान को भी क्या रखते हैं, संतुलित रखते हैं। बेटा ये कैसा है, अप्रत्यक्ष लाभ है। कैसा है, अप्रत्यक्ष लाभ है। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछ रहे हो? तो 4 बताइए कौन कौन सी चीजें वनों से हमें मिलती है प्रत्यक्ष रूप से। भाई वनों से लकड़ी मिलती है, यस पहली सर। लकड़ी मिलती है। वनों से लकड़ी, ईंधन फल। भाई वनों से ईंधन मिलता है, ईंधन। भाई लकड़ी आप यस बोलोगे सर। सर लकड़ी के रूप में ईंधन मिलता है, तो लकड़ी के रूप में ईंधन मिलता है, सही है। लेकिन आपको इमारती लकड़ियां भी तो मिलती है फर्नीचर के लिए, तो लकड़ी मिलता है, ईंधन मिलता है। इसके अलावा आपको वनों से कई प्रकार के औषधियां, औषधियां मिलती है ना, चारा मिलता है, नहीं मिलता चारा, यस औषधियां, ये किससे मिलती है, वनों से मिलती है। सिंपल सा सर। भाई, सिंपल सा प्रश्न पूछा है, सिंपल सा प्रश्न पूछा है 2012 में, 2012 में सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया है।
ठीक है, अब अगला है प्रश्न, एक जानवर का नाम हमने पढ़ा था बेटा, ये पढ़ाई हुई चीजें हैं सारी, हिमालयन यव यऊ। पढ़ा था। यस सर। यस सर। मेरी बात सुनो, अभी मैंने क्या बोला, जानवर, क्या ये जानवर है क्या? आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि ये जानवर है क्या हिमालयन यव? नो अरे, सर। पौधा है या जानवर? पौधा। पौधा है, जानवर थोड़ी है। नो अभी मैंने सर। आपको बोल दिया कि नहीं। जानवर, ये जानवर थोड़ी है हिमालयन यव, ये क्या है बेटा, पौधा है। पौधा क्या है। है? पौधा है। पौधा और है। किस प्रकार की किस्म का पौधा है? अरे किस प्रकार की किस्म का पौधा है, पढ़ाया था ना, चीड़। चीड़ जानते हो ना, चीड़ के प्रकार का पौधा है। कैसा है भाई? चीड़ के प्रकार का सदाबहार पौधा है। चीड़ जानते हो? चीड़, चीड़ के वृक्ष के बारे में सुना था कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने चीड़ क्या, एक मुलायम लकड़ी है जिसको इमारती फर्नीचर के उपयोग के रूप में हम काम लेते हैं, उस चीड़ को अंग्रेजों ने आकर के हमारे उत्तर भारत की जो वृक्ष वन थे उनकी जगह कौन से वन लगा दिए? चीड़ के वन, जिसके कारण हमारा वन्य जीव और वहां का वातावरण क्या हो गया था? असंतुलित हो गया था। तो हिमालयन यव क्या है? चीड़ के प्रकार का, चीड़ के प्रकार का क्या है? सदाबहार पौधा है। क्या भाई? सदाबहार पौधा है। कौन सा? हिमालयन यव। तो प्रश्न आता है कि हिमालयन यव द्वारा एक पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? एक पदार्थ निकलता है। निकलता है। तो पदार्थ का नाम क्या है बेटा? प्रश्न यह है, पदार्थ का क्या नाम है? टकसोल। टकसोल। प्रश्न याद करना, बिल्कुल आ सकता है कि ये पदार्थ कौन सा है बेटा? टकसोल है। अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि जो टकसोल है इसको हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? टकसोल को किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो बताइए। कैंसर की दवाई में। कैंसर की दवाई के लिए। भाई एक ही स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं और नहीं दे सकते क्या? कैंसर की दवाई के लिए। तो हर चीज पढ़ो, हर चीज पढ़ो। आपको ना एक एक लेसन है इसी तरीके पढ़ना है कि आप एक बार रीड कर दिए, पूरा समझ लिए, फिर हम क्वेश्चनिंग उठाए और क्वेश्चन के आधार पे उससे जुड़े हुए जो हमने रीड किया उससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो वो चीज हमें बिल्कुल याद हो जाती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपके प्रश्न हैं कि भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता, तो आपकी पूछ ले हिमालयन यव है वो संकट में है क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा है? इस टकसोल की प्राप्ति के लिए क्या इनका अति दोहन किया जा रहा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि भारत में जैव विविधता की कमी के कारण बताइए। ये प्रश्न आपको मैंने हल करवा दिया था। एक बार बताइए कि जैव विविधता क्या होती है? बताइए, बता चुके थे हमने आपको बता दिया। हाँ भाई, ये बताओ, अक्षिता बताओ, जैव विविधता क्या होती है बेटा? अक्षिता, जैव विविधता क्या होती है? अक्षिता आवाज आ रही है क्या? यस सर। बताइए। अर्चना, पढ़ा करो बेटा। किसी जैव विविध नहीं, किसी मुख्य स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। हाँ, किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न एक प्रजाति है उसके विभिन्न जीवों का पाया जाना, यानी एक किसी क्षेत्र में प्रजातियों की जो विविधता है, यानी बहुत सारे जीवों का, सामान्य समझ लो आप, दो
कि किस कोई एरिया है और उसमें कई प्रकार की प्रजातियां, यानी प्रजातियों में बहुत सारे जीव एक जगह, जहां एक जगह मिलते हैं, वही क्या होती है बेटा, जैव विविधता होती है। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाएगी। ठीक है, एक मिनट, हमें डन करना, वन्य जीवों को आवास प्रदान करना। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 का मुख्य प्रावधान क्या है। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 का मुख्य प्रावधान है उनको आवास प्रदान करवाना। क्या करवाना, आवास। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है 1972, पूछ लिया आपको कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों का निर्माण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों का निर्माण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो 1972। मैंने बहुत बार रिपीट किया इसको, बहुत बार, तो याद हो जाना चाहिए चीज तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि वन्य जीव अधिनियम 1980 संशोधन हुआ था और 1986 के अंतर्गत किन किन जीवों को और वनस्पति प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, वन्य जीव अधिनियम 1980-86 के अंतर्गत पढ़ा था, तितलियों को संरक्षण प्रदान किया। किसको, तितलियों को, आपके ड्रैगन फ्लाई को, ठीक है, कीट पतंगों को, यहाँ तक कि 6 प्रकार की मुख्य पौधों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया 1991 में। याद रखना, कब किया गया, 1991 में प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत में जो वन बांटे गए हैं वो कितने प्रकार के वन हैं। तो भारत में वन बांटे गए हैं अवर्गीकृत, रक्षित और आरक्षित। तो आरक्षित वो जिसमें प्रतिबंध है, रक्षित वो जिसमें पूछ करके जा सकते हैं, अवर्गीकृत वो जिसमें ना तो पूछने की आवश्यकता है और वो ऐसे उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके आया हुआ है वो एक बार रिपीट करते हैं, कल भी हम इसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाएंगे, एक जो बड़े प्रश्न है इस लेसन के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं जो आज प्रश्न बता रहा हूं बेटा वो आपके नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न है, किन्हीं 4 आंदोलनों के नाम बताइए जो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए लागू किए गए। वन्य जीव और वनों के संरक्षण के लिए लागू किए गए तो आंदोलन है बेटा आपके, एक तो है चिपको आंदोलन, पढ़ा था टिहरी भाई, चिपको आंदोलन पढ़ा था नहीं। अब कोई भी स्टूडेंट बताइए, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, चिपको आंदोलन को लागू करने वाले थे, वो कौन थे, फटाक से आंसर दीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा, ठीक है। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, पेड़ों से, खेजड़ी वृक्ष पेड़ों से। को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए, पेड़ों को। और कहाँ की महिलाएं, टिहरी गढ़वाल की। यस क्या सर। चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन या उससे जैसा आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था क्या, हाँ, यस सर। कौन से Yes, गांव sir. में, जोधपुर। जोधपुर। कौन सा गांव, खेजड़ली। यस सर। हाँ, यस यस सर। खेजड़ी क्या है भाई, खेजड़ी राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष। हाँ, राज्य वृक्ष। ठीक है, अब इस चिपको आंदोलन के साथ ही 2 आंदोलन और आए थे, एक तो बीज बचाओ आंदोलन, एक नवदान्य आंदोलन। बीज बचाओ, एक नवदान्य आंदोलन। ठीक है, एक आंदोलन और है आपके, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि सरिस्का अभ्यारण्य है, उसमें उस घाटी को बचाने के लिए 5 जो गांव हैं उन गांवों ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। किनको, इस सरिस्का के क्षेत्र को 5 गांवों को उन वहां के लोगों ने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया और इसको क्या नाम दिया, भैरव देव
डाकव सेंचुरी। क्या नाम दिया भाई? भैरवदेव डाकव सेंचुरी। तो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भैरवदेव डाकव सेंचुरी का संबंध किससे है? तो अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य में 5 गांवों ने सरकार के साथ मिलकर के वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को चिन्हित किया। वह क्षेत्र था भैरवदेव डाकव सेंचुरी। क्या नाम था? भैरवदेव डाकव सेंचुरी। बताओ समझ में आया क्या? तो भैरवदेव डाकव सेंचुरी है, उसमें नियम के अनुसार शिकार को वर्जित किया गया, कटाई को वर्जित किया गया, चराई को वर्जित किया गया। ठीक है। और वनों के विकास के लिए पूर्ण नियमबद्ध कानून की स्थापना की गई। कहां पर बेटा? कहां पर? भैरवदेव डाकव में। कहां पर है ये भैरवदेव डाकव? अलवर जिले में। कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का अभ्यारण्य में। तो बताओ समझ में आएगी बेटा? समझ में आएगा? आ गया ना? अब इसी प्रकार कल भी इसी लेसन के मैं बोल रहा था आगे लेसन स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न काफी आ सकते हैं। तो इसी लेसन को मैं एक बार जो 2, 4, 5, 10 प्रश्न है वो पूरे रह गए, उनको करेंगे, फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा? ओके समझ में आया ना बेटा? यस सर। भाई ये क्यों है, ये तरीका अच्छा है ना, याद हो जाता है जल्दी। यस सर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू बेटा। थैंक्स सर।